आज हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं और ग्रामर की शुरुआत है वो टेंस से होती है। जिस प्रकार से हिंदी में संधि के बिना हम हिंदी व्याकरण नहीं सीख सकते, उसी प्रकार से अंग्रेजी में हम टेंस के बिना अंग्रेजी की व्याकरण या अंग्रेजी की ग्रामर है वो नहीं सीख सकते। छोटी छोटी बातें हैं, पहले हमें उन पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। हालांकि परीक्षा से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमें तो टेंस जानने हैं और फिर टेंस में असली चीज जाननी है कि परीक्षा में क्या आता है। क्योंकि ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें एक ही टॉपिक होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। लेकिन हमें टेंस आएंगे नहीं तो सीक्वेंस आएगा कहाँ से? इसलिए पहले हमें अपने बहुत ही साधारण भाषा में टेंस सीखेंगे। और कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट है वो कर देंगे। तो ये देखिए आप कि हम पढ़ रहे हैं टेंस, ये है टेंस यानी टेंसेज, क्योंकि एक नहीं अधिक होते हैं इसलिए। तो टेंस है, इसको हमें काल कहते हैं हिंदी में। टेंस की क्या बात है, हमें तो काल में भी दिक्कत आ जाती है, काल में ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि हिंदी में काल कितने होते हैं और आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल है वो उसका कौन सा वाक्य होता है। तो ये सब बातें हैं वो अंग्रेजी में भी हैं। तो ये देखिए आप टेंसेज, फिर टेंसेज है इसके ये 3 प्रकार, जो हर एक टीचर कोई भी पढ़ाता है वो उसने हमें ऐसे ही पढ़ाया कि ये 3 इसके प्रकार है। एक है प्रेजेंट और दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। इनकी हिंदी की जरूरत तो शायद नहीं होगी। प्रेजेंट वर्तमान को कहते हैं, पास्ट भूत को कहते हैं और फ्यूचर भविष्य को कहते हैं। ये 3 काल हो गए। अब ये जो प्रत्येक है इनके 4 उपभेद होते हैं। हम कह सकते हैं कि इसका हम उप विभाजन कर रहे हैं। तो ये देखिए आप इंडेफिनेट, ये इंडेफिनेट है, इसका दूसरा नाम सिंपल भी होता है। दूसरा नाम क्या है? सिंपल। इंडेफिनेट के बाद में दूसरा है वो है कंटिन्यूअस, तीसरा है वो परफेक्ट और चौथा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार तो इनको कंटिन्यूअस और इनकी स्पेलिंग में भी आपको दिक्कत आएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं बिल्कुल सॉफ्टली लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ये देख लीजिए आप, लिख लो इनको, साथ साथ में लिखना है, साथ साथ में लिखो। अरे तो सुते सुते का निके देखे है, रजिस्टर निकाल, पेन निकाल और फिर लिख ले। लिखे बिना फिर काल भूल जाओगे तो और वीडियो देखेगो, ठीक है ना? हाँ लिख ले, काम आओगे। ये नौकरी लगाएगी, ऐसी वैसी क्लास नहीं है। तो टेंस है, टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इसके बाद में 4 इसके उपभेद, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें प्रत्येक में 4 हो जाएंगे तो 12 टेंस हो गई। अब इनके आपको नाम 12 नाम है वो आपको खुद लिखने हैं। खुद लिखोगे तो 4 है, इनसे पहले लिख दोगे प्रेजेंट, प्रेजेंट लिख के चारों कर दोगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरे में देखो, अब प्रेजेंट के स्थान पर क्या जाएगा? पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही जो है वो आ जाएगा फ्यूचर। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, याद करने नहीं बैठता है, लेकिन आपको ये 12 टेंस हैं उनके नाम जरूर लिखने हैं। जैसे पहले में प्रेजेंट लगा दोगे, दूसरे में पास्ट, तीसरे में फ्यूचर। अब ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि इंडेफिनेट है वो तीनों ही होते हैं, या सिंपल में तीनों होते हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो हम सीधा ही जैसे टेंस की कोई परिभाषा नहीं लिखी, न आपको लिखनी है न याद करनी है, ठीक है? काल किसे कहते हैं ये अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है ना?
हाँ, कि क्रिया की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ही काल कहते हैं। क्रिया की अवस्थाएं वो कैसे होती हैं, क्रिया के भिन्न भिन्न रूप मान लो आप चाहे। कुछ ये भी कहते हैं कि टेंस है उनको टाइम भी कह देते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि टाइम एंड टेंस आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों जो है वो अलग अलग बातें होती हैं। कई बार है वो टेंस है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन टाइम है वो फ्यूचर होता है। लेकिन इन बातों में हमें उलझना नहीं है, आपको तो यहां सीधा सीधा याद रखना है। और सीधा क्या याद रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के चार चार जो भेद है वो हमें ध्यान में रखने हैं। मुझे भी पता है कि परीक्षा में क्या आएगा। कुछ जो अंग्रेजी जानने वाले हैं वो इसकी आलोचना भी करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो, क्यों अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हो। तो वो बात नहीं है, हमें अंग्रेजी सीखनी है, हमें उनके बराबर होना है। और बराबर होना है तब हमें ये तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। तो मैं तरीका तो जैसे माइंड भाषा की बात अपनी हुई तो बीच बीच में जो है वो बात भी मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बात है वो कर सकेंगे। लेकिन कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा प्रयोग उसका नहीं करूंगा, बल्कि हिंदी का ही करूंगा या फिर इंग्लिश का करूंगा। इंग्लिश का प्रयोग अपन करेंगे बाद में। बाद में क्या, क्योंकि टेंस सीखने के बाद में ही हमें वो समझ में आएगा। तो ये देखिए आपने आपने ये 12 नाम है वो लिख लिए होंगे। अब नहीं है तो थोड़ी देर बाद लिख लेना, जगह छोड़ दो, 12 लाइन छोड़ दो और 12 लाइन कमाइन ये 12 टेंस जो है इनके नाम आ जाएंगे। सारे टेंस हैं वो इतने काम के नहीं होते परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन हम पहले एक बार भी नहीं छोड़ेंगे। टेंस है उसमें 2 राउंड हो सकते हैं। जैसे पहले राउंड में तो हमें इनकी जो सीधी सीधी बात है ना वो सीखेंगे। और इसका जो है ना वो हिंदी कन्वर्जन भी आता है। जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस दिया हुआ है उसका हिंदी में अनुवाद, और हिंदी का है वो अंग्रेजी में, यानी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मेथड ही सीखना पड़ेगा, वरना कोई इलाज नहीं है। अब आप अपना तरीका नहीं बदल सकते, अब आप इंग्लिश मीडियम में नहीं सीख सकते। और मैं ये क्लास है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ले भी नहीं रहा हूं, क्योंकि उनको इंग्लिश में ज्यादा जरूरत नहीं है। ये तो उनके लिए क्लास है जो बिल्कुल अंग्रेजी से डरते हैं और टेंस छठी कक्षा से लेकर के सीख रहे हैं, लेकिन अब तक भी टेंस है वो टेंशन ही बना हुआ है। और ये टेंशन खत्म करना मेरा काम है। आप तो टेंस है वो तसल्ली से सीख लो, उसके बाद में देखना आप अंग्रेजी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल भी इससे डरना नहीं है। और कैसे भी कमेंट्स आएंगे उनका सामने करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं मेरे ढंग से पढ़ाऊंगा और आपको सिखाऊंगा, आपको सिखाने के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में हमें परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है वो काम मिलेंगे। मैं भी जानता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी हिंदी में पहचान नहीं पूछने वाले आपसे, कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, ये नहीं पूछेंगे। लेकिन इनके बिना अगली बात हमें आएगी नहीं, इसलिए लोगों को कहने दो, उनका काम कहना है, हमें अपना काम करना है। इससे अगर आप सहमत हैं तो ही आप क्लास लें, अगर नहीं है तो आप फिर आपकी क्लास है वो किसी काम की नहीं है। और मैं आपको ये बताता हूं कि निष्ठा और विश्वास तो हमें सबसे पहले करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए आपने ये लिख लिया होगा, एक रजिस्टर बना लो, रजिस्टर में ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। टेंसेज हैं, फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर इनके प्रत्येक के नाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब हम इनको वन बाय वन लेंगे, एक एक को लेंगे। ऐसे तो क्या है कि हमें पहले जो है वो वर्ब की फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन हमें एक चीज जरूर जाननी होगी, और वो बीच बीच में मैं बताऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। और वो कैसे, कि हमें पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी हमें जानना होगा, क्योंकि ये नियमों में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके समझ में आ गया, ये मान लो कि उसको टेंस समझ में आ गए, इसमें कोई भी शक नहीं है। और दोनों प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, पहले हिंदी में और उसके बाद में अंग्रेजी में। अंग्रेजी वाला है वो पेपर के काम का है, हिंदी वाला है वो समझने के काम का है। समझोगे नहीं तो फिर आगे वाला है वो आप कर नहीं पाओगे। तो अब देखिए आप अपनी कॉपी में और लिख लीजिए, और कॉपी में आप लिख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
इसको हमें, इसका दूसरा नाम भी है सिंपल, बार बार दो नाम लिखने की जरूरत नहीं रही, सिंपल प्रेजेंट। अगर हमें ये देखें तो प्रेजेंट वर्तमान को कहते हैं, इंडेफिनिट अनिश्चित को कहते हैं, टेंस काल को कहते हैं। तो इसका हिंदी में जो नाम है वो दो हो गए, एक नाम तो इसका हो गया और वो क्या हो गया, अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा देखो सिंपल प्रेजेंट, सामान्य वर्तमान काल, जो हिंदी में हम काम में लेते हैं, सामान्य वर्तमान काल, ये हिंदी में भी काम आएगा। हिंदी सीखने के लिए अंग्रेजी काफी हेल्पफुल है, जैसे मैंने काफी यूज किया है इंग्लिश को हिंदी में। तो ये देखिए अब इसमें टेंस है, उसका एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि वाक्य का अंत किससे हो रहा है। आपको वाक्य का अंत देख करके टेंस की पहचान करनी है। अगर आप वाक्य का अंत नहीं देखोगे और स्टार्टिंग में आप उलझे रहे तो कुछ नहीं होगा। बीच बीच में जो भी समझने योग्य बातें आएंगी वो मैं बताता रहूंगा। आपको 10 दिन क्लास ले लो, उसके बाद देखना कि थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। तो ये देखिए आप है, सबसे पहले आप लिखो अब पहचान, पहचान लिखिए। हम अपने पुराने तरीके से ही पढ़ेंगे और पहचान में लिख लो, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, या हम, मैं इसको पूरा लिखवा सकता हूं आपको कि हिंदी वाक्यों के अंत में एक ही बात है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, कुछ तो इसकी मजाक भी उड़ाते हैं तो उनको उड़ाने दो। ता हूं, ते हैं, आदि का प्रयोग होता है, आदि का प्रयोग होता है। लिख लो, ये आराम से लिख लो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत आराम से पढ़ेंगे। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि का प्रयोग होता है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये देख रहे हो वाक्य के अंत में क्या आ गया, ता है। इसका मतलब है वह पुस्तक पढ़ता है। तो हिंदी में तो हम आसानी से इनको समझ जाएंगे, साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश चलेगी, ठीक है। यहां तक हो गया। अब पहले टेंस में हमें सबसे ज्यादा जोर आएगा, ये पहले ही बता देता हूं मैं, और वो कैसे ये भी जानना है। जैसे ये देखिए आप आगे देखो, आप लिख लिया ना सबने, लिख लो आराम से, और आप कभी भी अपनी सहूलियत के अनुसार पढ़ सकते हो, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन क्लास छोड़नी नहीं है, रोजाना पढ़ना है, 10 दिन तक लगातार पढ़ो, उसके बाद देखना आप में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद में देखिए आप ये पहचान हो गई कि वाक्य के अंत में ता है, ती है आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। जैसे मैं अगर ये कहूं कि बताओ भाई इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कौन सा है, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय गया, राम विद्यालय जाएगा, तो इसमें से कौन सा वाक्य है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसका संबंध है वो सिंपल प्रेजेंट से है। तो राम विद्यालय जाता है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता है आया, हो गया। अब ये हमें यहां सेंटेंस के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। सेंटेंस के प्रकार है वो मुख्य रूप से तो 3 ही है, फिर हम उनको बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए आप सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें सिंपल सेंटेंस लेंगे, सिंपल यानी अफर्मेटिव जिसको हम कह सकते हैं।
अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, इसको स्वीकारात्मक कहते हैं हिंदी में। इसकी हिंदी में हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखिए आप है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस है ये निषेधवाचक या नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। और तीसरा है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एक बार दिक्कत होगी स्पेलिंग में और इनमें, ये प्रश्नवाचक वाक्य। यहां इनका एक एक प्रकार है, वो आप ध्यान कर लीजिए कि जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको हमें हिंदी में विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। निगेटिव मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, यानी जिसमें नहीं आ जाए वो निगेटिव है। और अंग्रेजी के वाक्य में नोट का प्रयोग हो जाए वो निगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। तीसरा देखो इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में होता है, तो वो सहायक क्रिया से शुरू होता है, और एक में WH वर्ड के प्रयोग होते हैं। तो ये अपन बाद में सीखते रहेंगे, बल्कि मैंने मोटे आपको 3 प्रकार बताए, 2 प्रकार इसी साथ में हम और भी लेंगे, हमें चाहिएंगे, लेकिन फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। तो ये देखिए आप है कि यहां हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको ले रहे हैं। अब इसके आगे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और उसमें वाक्य का प्रकार है वो कौन सा है, अफर्मेटिव है। ये देखो आप अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका जो है ना, जिसको हम पहले कहते थे कि फॉर्मूला, कि ये क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, उसको आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होंगे, ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें एस या ईएस जुड़ता है और कुछ में नहीं जुड़ता है, इसलिए मैं इसको कोष्टक में लिख देता हूं। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी बच गया वो कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा। हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। पहले हमें इसका एक रूल लिख लेते हैं, क्योंकि रूल का मतलब है ये कोष्टक है, इसका मतलब सब में नहीं होता, तो इसका मतलब यहां एक नियम हो गया। वो नियम है वो आप अच्छी तरह से लिख लो, और यहां मैं बोलूंगा और आपको लिखना है, और आप लिख लें। यदि कर्ता थर्ड पर्सन व एक वचन हो, थर्ड पर्सन, पग दिखाएगी एक बार, थर्ड पर्सन व सिंगुलर हो। हमें तो सिंगुलर में भी दिक्कत आती है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। यदि कर्ता थर्ड पर्सन व एक वचन हो तो क्रिया में या वर्ब में, क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है। नियम पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि ये तो वही बात होगी, वो नियमों में उलझ गए हम तो, कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर या ये हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं पहचानना आपको बताऊंगा। पहले टेंस में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, पहला टेंस जो सीख गया वो टेंस सीख गया। तो ये देखो थर्ड पर्सन, इसका मतलब 3 पर्सन होते हैं, यानी पुरुष है वो 3 है, जैसे हिंदी में है वैसे ही इसमें है, और वो हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। लिख लिया ना आपने, तो अब आगे बढ़ेंगे। पहले देखो पर्सन देखेंगे, उसके बाद में इस नियम को देखेंगे। तो ये देखिए आप फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन 3 है, तो फर्स्ट पर्सन देखो आप, फर्स्ट पर्सन
मैं अंग्रेजी गलत भी बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा पर्सन, आप समझोगे नहीं। जैसे पर्सन तो आप समझोगे नहीं, तो मैं सीधा ही कह देता हूं पर्सन, ताकि आप समझ जाएं। हमें मतलब समझने से वहां आपका इंटरव्यू नहीं है, आपको बोलना नहीं है। तो ये बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। और जो पहले से ही प्रोनाउंसिएशन के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो कुछ एडवांस है। तो ये देखिए आप फर्स्ट पर्सन है, ये यहां ये ले लो एक वचन यानी सिंगुलर, और ये है बहुवचन यानी प्लूरल। तो एक वचन देखो, फर्स्ट पर्सन में एक वचन है वो है आई, और बहुवचन है वो क्या हो जाएगा वी। आई यानी मैं और वी यानी हम। दूसरा देखो सेकंड पर्सन, ये है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है उसमें देखो आप यू, यू एक वचन भी होता है, यू ही बहुवचन होता है। पुरानी इंग्लिश है उसको आप छोड़ दो, दाउ THO वो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। फिर है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है उसमें देखो आप है एक वचन में ये तीन, ही सी इट, एक तो ये, और एक एक नाम है उसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। हालांकि क्योंकि वो थर्ड पर्सन में आएंगे सारे नाम, यानी ही सी इट एक नाम। एक नाम का मतलब है, यहां मैं सीधा बता रहा हूं आपको एक नाम, वैसे इसका क्या है कि सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा, एक नाम तो सीधा होता है, जैसे राम श्याम सीता, ये एक नाम। लेकिन एक वचन संज्ञा जैसे टीचर, एक टीचर यानी एक अध्यापक, एक पक्षी, एक देश, एक पुस्तक, एक पंखा, ये सब क्या है, ये जो है वो एक वचन संज्ञा है। एक वचन संज्ञा, तो एक नाम से आप ये मतलब समझ जाओगे। और इन तीनों का ही बहुवचन, इन तीनों का बहुवचन होता है दे यानी वे। ये देखो आप, तो आप ये देख रहे हैं तीन पर्सन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है ये आई और वी, सेकंड पर्सन है वो यू, थर्ड पर्सन है वो ही सी इट एक वचन है, और कोई भी नाम है वो, और ही सी इट का तो हो जाता है दे, और एक कोई भी जो है वो सिंगुलर नाउन है तो उसका हम कर देंगे। जैसे बॉय का बॉयज, टीचर का टीचर्स, स्कूल का स्कूल्स, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ये इस तरह से हम कर देंगे। तो ये एक वचन और बहुवचन हमारी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अरे इतने में बोर हो गया कि आगे बहुत है अंग्रेजी भी, अंग्रेजी ये नौकरी कौन मिल रहा है, करना पड़े वो क्यों लिख लेने, अच्छी तरह लिख ले था, कह नहीं जो लिख लू नहीं, लिखना पड़ेगा। अरे आलस छोड़ो, एक बार नौकरी लग जाओ, उसके बाद आप मौज करोगे, मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। और किसी भी नौकरी के लिए आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये देखिए आप ये चीज है ना वो ध्यान में रखनी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी है वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही सी इट है वो थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, एक वचन है, और दे है वो प्लूरल है, बहुवचन है। इतना आपने सीख लिया, लिख लिया होगा। कुछ है वो लिख नहीं रहे, मन सगड़ो दिक्कत है, सगड़ो बेरू पड़े तारो, तो इन अच्छी तरह से लिख लो, ठीक है। अब हमारे सामने ये पर्सन वाली समस्या नहीं रही, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब कर्ता एक वचन और थर्ड पर्सन हो तो ये एक वचन रहा, एक वचन में ये थर्ड पर्सन, ये देखिए आप, ये थर्ड पर्सन, तो कर्ता के साथ में एस या यस लगेगा, बाकी के साथ में नहीं लगेगा। अब बाकी छूट गया क्या, ये देख लो आप, आई वी यू दे, इनके साथ में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। और ये अब आपके समझ में आना चाहिए, इससे ही आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। अब समझ में तो तब आएगी ना जब मैं समझाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूं। और आगे देखिए आप कि अगली बात, अब हमें पहली बात पर लौटते हैं। ये मैंने आपको बताया था
कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन व सिंगुलर हो तो क्रिया में एस या एस जुड़ता है। ये कई बार है वो हमें ज्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा अपने सरल कर लिया, और सरल कर लिया वो सरल लिख लो, यानी इस नियम को दूसरी प्रकार से लिख लो। यदि कर्ता, कर्ता मानी सब्जेक्ट, यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा यानी एक नाम हो तो वर्ब में यानी क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है। अब एस जुड़ता है या ईएस जुड़ता है ये मैं साथ साथ में आपको बता दूंगा, एक बार ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले एक वाक्य लिया था, उसका करेंगे अंग्रेजी में अनुवाद। देखो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसको साधारण वाक्य भी कह देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और उसका पैटर्न हमने लिख लिया था कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसमें एस या एस जुड़े या नहीं जुड़े ये नियम पर निर्भर करेगा, और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये देखिए आप अगला देखो कि जो वाक्य हमने हिंदी में लिया था उसका अंग्रेजी में अब कन्वर्जन करेंगे। जैसे हमने ये लिया था, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, ये दिया। अब कईयों को ये नहीं पता कि कर्ता क्या है, तो ये तो है कर्ता यानी सब्जेक्ट, और ये जो है ना वो है ऑब्जेक्ट, और पढ़ता है ये है वर्ब। ये एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब। ठीक है, अब हमें ये सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि ये वाक्य किस प्रकार का है। तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं, वरना इसका जैसे हिंदी में यानी अंग्रेजी में अनुवाद करने का सबसे पहला नियम है वो ये होता है कि सबसे पहले आप उस वाक्य में टेंस पहचानो कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है। तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें फिर वाक्य किस प्रकार का है, तो वाक्य अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, ने पहले क्या लगा हुआ है, क्या और नहीं आवे भी को मतलब वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है। अब हमें वह के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ही होता है, एक सी होता है, ही भी होता है और शी भी होता है। तो इससे पता चलेगा हमें पढ़ता है, इसका मतलब ये ही है, यानी ये जो है वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है तो ये क्या हुआ, ही हो गया। अब इसके बाद में आप हमारा जो है ना वो ये क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर एस या एस आएगा या नहीं आएगा नियम पर निर्भर करेगा, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये हमने लिया था। तो सब्जेक्ट मैंने ले लिया। अब आप ही के बाद में बुक नहीं लगाओगे। देखो अंग्रेजी है उसमें अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। यहां आप ये इसलिए ये ट्रैक है जिस पर आपको चलना है। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओगे, तो वर्ब है वो है पढ़ता है। पढ़ता है का मतलब पढ़ना जो है उसका अंग्रेजी में सब जानते हैं कि रीड, ये देखिए आप रीड। अब हमें इस पर अटकना है कि एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बताया क्या था कि तीन में एस या एस लगेगा, ही में, सी में और इट में, और या फिर एक नाम उसमें लगेगा। तो यहां ही आ गया, इसका मतलब एस या एस लगेगा, और यहां जो है वो एस ही लगेगा, ईएस नहीं लगेगा। ईएस लगने की अलग बात होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार तो आप ये मान लो कि ही रीड्स, और फिर क्या है बुक, और अंग्रेजी में आर्टिकल लगाना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, ए बुक, ही रीड्स ए बुक। अगर आप ऐसे ही चलोगे ना कि ही रीड ए बुक, ही रीडिंग ए बुक, ऐसे अपन बोलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपको नियमों में बंधना होगा। ही रीड्स ए बुक। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, और दूसरा सेंटेंस क्या लेते हैं,
कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इसका आप अंग्रेजी में अनुवाद करो, जैसे मैंने किया वैसे ही आप अनुवाद करो। वेट कर करके आप ऐसा कर सकते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यहां सब्जेक्ट है वो मैं है, और मैं है वो क्या है, आई। ये देखिए आप, पढ़ता हूं इसमें कोई अंतर नहीं होता है, रीड ही आएगा। अब हमें ये देखना है कि एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप इसका दूसरा पहलू भी याद रखें, और वो क्या याद रखें कि यदि कर्ता आई हो, यदि कर्ता वी हो, यदि कर्ता यू हो, यदि कर्ता दे हो, और एक बहुवचन हो। बहुवचन यानी प्लूरल, बहुवचन, जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऐसे हो, तो इनके साथ में कभी भी एस या यस नहीं लगता। क्रिया में एस या यस नहीं लगता। जैसे आई रीड्स नहीं होता, बल्कि क्या होगा, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, ये होगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब हम कुछ जो वाक्य हैं वो तो करेंगे हिंदी का अंग्रेजी में कन्वर्जन वाले, यानी ट्रांसलेशन वाले, और फिर मैं आपको अंग्रेजी में पूछूंगा ये बात। ये अगर आपके समझ में आ गया, इसका मतलब आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो, डरो मत। दूसरा है, जो अंग्रेजी बहुत जानने वाले हैं उनसे एक बार बचो, पहले उनके बराबर हो, उसके बाद में उनसे कंपटीशन करना आप, ठीक है ना। मैं बहुत इनिशियल चीज पढ़ा रहा हूं, कुछ ने तो बंद ही कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया है बस इतने में कि ये तो हमें पहले से ही आते हैं। तो अभी बहुत बाकी है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एक सेंटेंस हम और लेते हैं, ये देखिए आप, और ये सेंटेंस है वो है वे पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तक पढ़ते हैं भी हो सकता है, लेकिन मैंने बहुवचन में ले लिया। ये देखो आप, अब वे का क्या होता है, दे। कईयों को तो ये भी पता नहीं, एक बार याद ही नहीं आता है कि वे किसको कहते हैं, तो दे। अब इसके बाद में क्रिया आएगी तो रीड। अब बताओ रीड के बाद में एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आई, वी, यू, दे, इनके साथ में कभी भी एस या यस नहीं लगता। तो दे रीड बुक्स, ये लो, यहां एस या यस नहीं लगेगा। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं जिनमें आपको केवल ये पहचानना है कि क्रिया है उसमें एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा। अब ये काम अंग्रेजी में होगा, ये अंग्रेजी में होगा, और आपको निश्चित रूप से थोड़ा पता चलेगा कि हमें कुछ सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। तो ये देखिए आप कि हम ये किस तरह से पढ़ते हैं। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, और इसमें पहला वाक्य देखिए आप, श्याम राइट ए लेटर। पहले एक ही सेंटेंस लेते हैं, फिर दो दो में आपसे पूछूंगा। पहले मैं करके बताता हूं आपको। अब हमें राइट है, इसकी करेक्ट फॉर्म बढ़नी है, इसमें इस टेंस के अनुसार। हमें इस टेंस की बात कर रहे हैं, वो टेंस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो श्याम है वो एक नाम है, तो आपको बताया था कि एक नाम के साथ में एस या यस लगेगा, तो यहां ये राइट न रह करके क्या हो जाएगा, राइट्स। राम या श्याम एक नाम आए तो एस या यस लगेगा। अब यही वाक्य है वो, जैसे ये हो गया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये देखो आप, और इसमें आ गया राइट ए लेटर। तो इसमें क्या होगा, राम एंड श्याम राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। अब तो आप कर लोगे ना,
अरे अब तो कर लो थे। देखो सो क्यों चीज है बाठा ही पड़ी है कर्ता कमाइन, और कर्ता में ध्यान रखना है कि कर्ता में देख लो एक वचन है या बहुवचन है, या वो आपको बताई दिया मैंने ही सी इट वाले सारे। ठीक है, अब आप एक प्रश्न करो, ये प्रश्न जो कर लेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और ये देखिए आप इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म, यानी करेक्ट फॉर्म भरनी है। और यहां ये वाक्य है, इनमें मैं दो दो ऑप्शन आपको देता हूं। मैं आपको ये मान लीजिए कि बहुत इनिशियल क्लास से बहुत जिसको हम ये कहते हैं कि बिल्कुल इससे नीचा कोई स्तर है वो अंग्रेजी पढ़ाने का हो नहीं सकता। ये मैं भी तो ये झेल रहा हूं, ये बात मैं भी तो झेल रहा हूं कि बहुत निम्न स्तर से अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक है ना, लेकिन मैंने निम्न स्तर क्यों अपनाया? आपका स्तर उच्च करने के लिए, आपका स्तर उच्च करने के लिए मैंने निम्न स्तर भी अपना लिया है। इसलिए अब तो पढ़ लो आप। तो ये देखिए आप, ये वाक्य है और इसमें देखो सेंटेंस है वी, और केवल क्रिया ही लिख रहा हूं। रन या रन्स। दूसरा देखो दे प्ले या प्लेज। फिर तीसरा देखो सी रन या रन्स। फिर देखिए चौथा द टीचर ये टीच मानी पढ़ाना, TEACH, टीच या टीचेज। फिर ये देखो सम बॉयज प्ले या प्लेज। ये कर लो और मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये टेंस समझ में आ गया। दोनों में से एक एक करना है, दो में से एक भरना है आपको। वी रन या रन्स, डे के साथ में प्ले या प्लेज, सी के साथ में रन या रन्स, द टीचर टीच या टीचेज, सम बॉयज प्ले प्लेज। देखो और बहुत ज्यादा अंग्रेजी जानता होगा अपन, कोई मतलब को नहीं, आपने तो आप अपनी काम आओगी, जय की भी टूटी फूटी है भाई काम मासी, और यह बहुत सुधर जाएगी अगर थे थोड़ा प्रयास करोगा तो। तो इसमें अब आप टिक लगाएं साथ साथ में, टाइम लगेगा। हथेली में सिर्फ को न्यू गया है, यह ध्यान रखना ही बात है, और ढंग से पढ़ोगे तो सीख जाओगे। मैं आपको पक्का बताता हूं कि आप ये कोई भी जो एग्जाम है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो जो है ना वो मैराथन है। ठीक है ना, या 5000 मीटर की रेस है। अगर शुरू में आप तपड़ियां चढ़ लिया ना तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले धीरे धीरे, फिर तेज गति, फिर तेज गति, और उसके बाद में अंत में हम छू लेंगे, सबको पीछे छोड़ जाएंगे। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद आपको नौकरी लगाना है बस। इसलिए मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भी आ गया। तो ये देखिए आप वी, हमारा नियम आपको याद रखना है। नियम क्या था कि ये देखो आप ही सी इट, इनके साथ में तो SIS लगता है, बाकी के साथ में नहीं लगता। बाकी में वी दे यू सब आ गए, और एक वचन हो है उसके साथ में लगेगा, और बहुवचन के साथ में नहीं लगेगा, एक नाम के साथ में लगेगा। तो यहां देखो वी आ गया,
तो वी आ गया, तो वी रन रन्स, तो ये रन्स नहीं होगा बल्कि रन होगा, वी रन। दूसरा देखो, दे प्ले प्लेज, तो इसमें क्या होगा, प्ले, दे प्ले, क्योंकि दे के साथ में प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। ऐसे ही देखो आप, सी रन्स, तो सी के साथ में सी आ गया ना, ही सी इट, हम तीनों में कोई सो भी व्यंजना ऐसी एस लगेगा, तो ये सी आ गया, सी आ गया, तो इसका मतलब इसके साथ में एस या एस है वो लगेगा, तो सी रन्स, वह दौड़ती है। द टीचर, टीचर्स नहीं आया, टीचर ही आया, तो एक वचन ही मानेंगे, तो द टीचर टीचेज, द टीचर टीचेज। सम बॉयज, सम बॉयज, अब सम बॉयज ये बहुवचन है, सम आते ही बॉयज करना पड़ेगा, तो ये प्ले, ये नहीं होगा कि सम बॉय, ये क्या होगा, सम बॉयज। अब बताओ ये 5 के 5 सही किसके हैं, किसने सीख लिया ये। अब एक बार जो नियम है वो फिर रिव्यू करेंगे, क्योंकि पहले अपन धीरे धीरे चलेंगे। तो ये देखिए हम पढ़ रहे हैं टेंस, टेंस में आपको बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, फिर प्रत्येक के 4 उपभेद होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हमारा पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, औरों को रटना नहीं है, अपने आप 1 बाय 1 आएंगे तो याद हो जाएंगे। तो हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जो सबसे टिपिकल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसमें मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिस वाक्य में पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद में वर्ब आए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए, ये क्रम अगर होता है अंग्रेजी में तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। फिर मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में वो होता है जिनमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं ये आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट का मतलब ही क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहां हमें यह देखना है कि सबसे बड़ी दिक्कत है वो कौन सी है, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में तो वर्ब में एस या एस जुड़ेगा और कौन से में नहीं जुड़ेगा। तो ये देखो आप कि सब्जेक्ट के बाद में, और सब्जेक्ट के बारे में हमें विचार करना है कि यदि कर्ता एक वचन और थर्ड पर्सन हो, ये तो थोड़ी सी अलग टिपिकल बात होगी, लेकिन हमने इसको सुलझा लिया था कि यदि कर्ता ही, सी, इट या एक नाम या एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ में तो क्रिया में एस या एस जुड़ेगा, और अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक नाम का मतलब है जैसे सीता गोज टू स्कूल, इसमें गोज आया, ईएस जुड़ गया, सीता एंड गीता गो टू स्कूल, सीता एंड गीता हो गया तो ये गो टू ही आएगा। अब प्रैक्टिस हम बाद में बहुत करेंगे इंग्लिश में पूरी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले जो है वो बेसिक चीज तो सीख लें। ठीक है, और ये सेंटेंस आपको इसके लिए बताई। अब हमें थोड़ा सा जो है ना, अब वो हिंदी में भी, हिंदी का अंग्रेजी में और अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद आएगा। जैसे अगर हम बात करें 4th ग्रेड की, तो उसमें तो सीधा दिया हुआ है कि ट्रांसलेशन आनी है, तो वो हमें सीखना है। तो ये देखो आप, यहां मैं अब हिंदी में आपको 5 सेंटेंस डाल के देता हूं, और वो 5 सेंटेंस है उनका आपको अनुवाद करना है। पहला देखो, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। दूसरा देखो, वह गाता है, वह गाता है। तीसरा देखो, रवि दौड़ता है। वाक्य बड़े हो जाएंगे, बाद में बड़े कर लेंगे, रवि दौड़ता है। चौथा देखो, सीता
और गीता नाचती हैं। सीता और गीता नाचती हैं। पांचवा देखो, अध्यापक बोलता है। इनका अंग्रेजी में अनुवाद करो। बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। कहीं हाथ तो बुझने लग रहे हैं। अब भी हार नहीं माननी है। आप क्लास लेते जाओ। ये समझ में नहीं आए तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है आपको? टीचर जेब में होता है। आप फिर सुन सकते हो, फिर इसको देख सकते हो, फिर आप रिपीट कर सकते हैं। तो सीखने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, खराब माध्यम नहीं है ऑनलाइन। और आप कभी भी देखो, जब भी आपको ये लगे कि भाई बताया नहीं नियम, पता नहीं क्या था, तो आप बस मोबाइल निकाला और मोबाइल में वो देखा। मोबाइल में केवल पढ़ने के लिए ही आपको मोबाइल यूज करना है। अन्य वो छोड़ दो, तो ये आईपीएल देखना आ रही है, लेकिन इनसे कुछ नहीं मिलेगा। ये बाद में देखना आराम से। कदे कदे देख लियो, स्कोर जान लियो आपको। ठीक है, ये देखिए आप, कुछ से वेट नहीं होता है, लेकिन अभी तो आप कर रहे हैं। मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं। तो उसी बात का आप ध्यान रखें कि ये 5 सेंटेंस हैं, इनको करने में टाइम तो लगेगा ही। और आत्मा सो परमात्मा, अगर आप अपने साथ ही ईमानदारी नहीं रखते हो तो मत रखो फिर। ठीक है ना? मैं आपके घर कोई वहां देखने थोड़ी आऊंगा। और ये विदा सराहना है ना यहाँ की, तो खैर नहीं है, पहले बता दूं बताना। ये तो मैं पूछ भी लूंगा घर आके। ठीक है, और इस मोहल्ले में और स्टूडेंट से उनके घर पे भी पूछ लूंगा। कुछ को तो जानता है, अभिभावकों को पूछ लूंगा कि ये घर पे पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, कॉपी निकाली या नहीं निकाली। जिनको मैं जानता हूं उनकी मैं कॉपी चेक भी कर लूंगा कभी, कि आपने वो चीजें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। तो जरूर लिखें। कई तब भी सोच रहे हैं कि पढ़ा को नहीं पढ़ा के पार पड़ेगी को नहीं पड़ेगी, तो पढ़िया पड़ेगी, पार पढ़िया पड़ जाएगी। घर वालों को एक ये तो दिखाओ, कम से कम अंग्रेजी बोल के तो दिखाओ, ताकि घर का को है ना जी शोर हो जाए कम से कम। है मम्मी को एकदम जी शोर हो जाए वो बेटो अगर अंग्रेजी बोल दे, 5 सेंटेंस बोल दे, तो गिर बिगड़ जाएगा तारो। बंद तो जी बंग को जी तो राजी कर लो। दादा दादी हैं बंग सम बोलोगा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी को सेंटेंस बोलोगा, 1-2 शब्द बोलोगा। या नहीं बाना दिखाने खातर या नहीं, बल्कि जताने खातर, जनाने खातर। कि भी मेरो बेटो है वो पढ़ने लाग गयो है। अब भी बहुत टाइम है पढ़ने का, और आप बिल्कुल सुधर सकते हैं। ये 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो भी थोड़ा ध्यान करें। ज्यादा टाइम उनके पास नहीं है, लेकिन 1-2 टॉपिक है वो ढंग से पढ़ लें, उसके बाद में फिर रफ्तार पकड़ूंगा मैं भी, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनको ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आजकल तो बहुत कुछ है, आप स्पीड तेज करके देख लें, कैसे भी देख सकते हैं। तो ये देखिए आप बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ बच्चे आ गए, बच्चा नहीं। एक तो होगा बच्चा खेलता है, तब तो एक वचन, और बच्चे खेलते हैं तो चिल्ड्रेन। ये चिल्ड्रेन्स नहीं करना है, चिल्ड्रेन। अब बहुवचन आ गया तो बोलो प्ले आएगा या प्लेज, तो ये प्ले, चिल्ड्रेन प्ले। फिर ये देखिए आप, वह गाता है। चलो इसका मैं चेंज कर देता हूं, ये दिख तो रहा है। सभी ये भी कमेंट करें कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर ये भी कहना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखो आप, चिल्ड्रेन प्ले। दूसरा देखो वह गाता है, तो ही। फिर अपन गाना को कौन बेरो, एक फद्दो है तो अंग्रेजी में बहुत दिक्कत आऊंगी एक बार तो सिंग मानी गाना, तो ये SING, SING। ठीक है, अब ही आ गया तो इसके साथ में S आएगा, ही सिंग्स। फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि S आएगा या ES आएगा, अपन ये बात बाद में कर लेंगे। तो यहां इतना ही याद मेरे को कि ही सिंग्स। अब इतनी अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो क्यों, तो पान भी आवई है। फिर है रवि दौड़ता है। रवि है वो एक वचन है या बहुवचन, तो एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो इसका क्या होगा,
रवि रन्स, रन में एस जुड़ेगा, रवि रन्स। सीता और गीता नाचती हैं, तो इसका क्या होगा, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये सेंटेंस कौन सा है, चौथा। तो ये देखो आप पे, सीता एंड गीता, कोई भी नाम हो है ना, बिको पहले अक्षर है वो कैपिटल हो, ये ध्यान रखना है। सीता एंड कैपिटल मतलब पहली एबीसीडी को, सीता एंड गीता डांस, यहां डांसेज नहीं होगा क्योंकि ये दो हो गई, ये देखो दो हो गई तो ये डांस ही होगा, डांसेज नहीं होगा। अगर यही वाक्य ऐसे होता है ना कि सीता नाचती है, तो क्या होता, सीता डांसेज। उसके बाद में देखो अध्यापक बोलता है, तो ये इसके बाद वाला, तो द टीचर स्पीक मानी बोलना, अब द टीचर एक वचन है तो इसलिए ये स्पीक्स, यानी सिंगुलर और थर्ड पर्सन है। जितनी भी नाउन्स होती हैं वो थर्ड पर्सन होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का काम हुआ पूरा। बाकी प्रैक्टिस करनी है हमें, प्रैक्टिस इंग्लिश में भी करेंगे, बाद में भी करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब वो उसका प्रयोग हम कहां करें, यानी सेंटेंस देख करके, और हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी वर्ब है वो यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। अब इतना सीख लो आप तो पहले दिन। अब आप एक काम करना, कोई भी 8वीं 7वीं की कोई किताब लेके बिग मैंने जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी जो वर्ब है ने बिगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वह थाने थोड़ी याद करनी है, ठीक है। यहां मैं आज आपको 10 फॉर्म लिख देता हूं, 10 तो जो है ना वो लिख देता हूं, इनको आपको याद करना है। फिर अपने बार बार जो है ना वो दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आगे जो है ना वो सेकंड फॉर्म भी आएगी, थर्ड फॉर्म भी आएगी, तो ये जो चीजें हैं ना वो हमें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके बिना हम कर नहीं पाएंगे। तो ये देखिए आप कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो ये देखो आप, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। अपन की करना, अपन तो सीधो सीधो सीखना है, अपन कोई को बढ़ाई को लेनी और अपन प्रदर्शन को निकलना। देखो मैं थान बात बता दूं कि भक्ति और पढ़ाई ये शो करने की चीज नहीं है, छुप करके ही पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो, दिखाने की चीज नहीं है, दिखावे की चीज नहीं है, ठीक है ना। आने दिखाओगा तो बस चौड़ा जाइए पे, ठीक है ना। तो छुप करके पढ़ना है और इष्ट देव को जरूर याद करना है। तो ये देखिए आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं गो, गो मानी जानना, गो का अर्थ क्या है, जानना है। तो इसकी ये वेंट गॉन, वेंट है वो सेकंड फॉर्म है और गॉन है वो थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। इसके बाद में देखो डू, डू मानी करना, डू डिड डन, डू डिड डन। फिर देखो राइट मानी लिखना, WRIT, राइट, रोट, रिटन, WRITTEN, रिटन। ऐसे देखो कम, कम मानी आना, कम, केम, फिर दोबारा वही कम। फिर देखिए सिंग, सिंग मानी गाना, सिंग, सेंग, संग। पांच तो हो गई ये तो नोट कर लो, गो वेंट गॉन, डू डिड डन, राइट रोट रिटन, कम केम कम, सिंग सेंग संग। ये 5 लिख लो, ईमानदारी से पढ़ना है। आप देखना 10 दिन बाद में कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ तो ये क्या है कि 15-20 साल को दाड़ दे तो वो धुपे को नहीं 5 दिन में 7 दिन में, इसमें टाइम लगेगा। कोई भी खास बात नहीं है, एक एक बार जो रहेगा, एक बार थोड़ा सा जो है इंग्लिश को टाइम दे दो, सबसे ज्यादा टाइम दे दो इंग्लिश को, और उसके बाद में देखना आप गो वेंट गॉन, डू डिड डन, राइट रोट रिटन, कम केम कम, सिंग सेंग संग। लिख लिया होगा आपने। आराम से लिख लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी को नहीं, अपन कहीं जल्दी को नहीं, कोट रियल निकल रही ना अपनी। इसके बाद में देखो प्ले, ये सीधी सीधी है, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। क्या को लिखने बिल्कुल भी जी नहीं कर रहे हैं, यानी देख लेना किताब में ही है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। प्ले, प्लेड, प्लेड। ऐसे ही कुक, कुक मानी पकाना, कुकड, कुकड। इसके बाद में अगला देखो स्लीप मानी सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप, स्लीप, स्लीप मानी सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। फिर है बाई, बाई मानी खरीदना, बाई खरीदना। बोट, BOUGHT, बोट। फिर है टीच, टीच मानी पढ़ाना, यही हम ज्यादातर यूज करते रहेंगे, टीच पढ़ाना। टोट, टोट। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब बीच चक्कर में अपन को नहीं पढ़ना, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस के, ये पास्ट के, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब मैं तो ये है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, बस ये ध्यान रखना है। तो ये 10 हो गए, 10 है ना वो आप याद कर लें। इनमें से ज्यादातर हमें आती है, एक दो कोई है तो वो मैंने इसलिए लिखवा दिया कि कईयों को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, मैंने देखा है। हाँ, तो वो इसमें थोड़ा सा अपना है वो सुधार कर लें। अब मैं अलग हो जाता हूं, ये देखो लिख लो आराम से, आराम से लिख लें आप। फिर अपन ने अब तक जो पढ़ा है इसको एक बार फिर रिव्यू करेंगे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करें। स्पेलिंग को भी ध्यान रखो, देखो बोट है इंग OU है, और टोट है भी में AU है। टीच, टोट, टोट, बाई, बोट, बोट। अपन उच्चारण कोई लेने को नहीं, प्रोनाउंसिएशन से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये बात की बात है, ऑफिस में काम आएगा आपके, बोलना है वो, तब मैं सिखा दूंगा आपको। पहले तो आप ये परीक्षा पास कर लो, बस ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये आज का अपना हो गया। इसको एक बार फिर से देख लें कि हम पढ़ रहे हैं टेंस के 3 प्रकार पढ़े हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रत्येक के 4 उपभेद होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में हम पहला टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहचान, और वो पहचान हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं। उसके बाद में अंग्रेजी में इसका फॉर्मूला या जिसको सूत्र बोलते हैं या जो भी आप कहते हो, तो वो है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, वर्ब में एस या एस से कहीं जुड़ता है कहीं नहीं जुड़ता है, और फिर ऑब्जेक्ट। ये एस या एस जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, इसके लिए हो गया नियम जो आप पढ़ते हो ना, जैसे 9वीं 10वीं में ऐसे आपने पढ़ा हो गोल्डन रूल, गोल्डन रूल के नाम से आपने पढ़ा है। हाँ, तो वो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि कर्ता एक वचन व थर्ड पर्सन हो तो क्रिया में एस या एस जरूर जुड़ेगा, और अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। तो इसको हमने सरल भी कर लिया था कि यदि कर्ता ही, शी, इट या एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा को मतलब एक नाम, चाहे वो वस्तु को हो चाहे वो कोई प्राणी को हो, कोई भी एक नाम, या जैसे चाहे वो राम, श्याम, सीता ऐसे नाम हो, चाहे वो टीचर, स्टूडेंट, बॉय, बर्ड ऐसे हो, तो वो एक वचन है तो उसके साथ में एस या एस जुड़ेगा और बहुवचन में नहीं जुड़ेगा। ये आपको बता दिया था। जैसे आई के साथ में नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? आई तो एक वचन है, फिर भी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आई है वो फर्स्ट पर्सन है, होना क्या चाहिए? थर्ड पर्सन। यू है वो एक वचन भी होता है लेकिन उसके साथ में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यू है वो सेकंड पर्सन है। तो हमारी शर्त हो गई, और कौन सी हो गई? कि वो एक वचन और थर्ड पर्सन होना चाहिए। उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आई, यू, वी, दे, और एक प्लूरल यानी बहुवचन, जैसे टीचर से, बॉयज, स्टूडेंट से, कंट्रीज, इनके साथ में नहीं जुड़ेगा। तो ये पहले हमें सिंपल बातें सीखनी है। और इसमें अब आप अंग्रेजी में भी कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो आप उसकी एरर निकाल दोगे, क्योंकि एक जो है ना कॉमन एरर ये बोल के एक टॉपिक आता है, तो वो यही तो एरर में सबसे पहले टेंसेज हैं उसका ही यूज होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो टेंसेज पढ़ रहे हैं। पहले इस तरीके से हम टेंस पढ़ेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल एक पढ़ा है, कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद में निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटेरोगेटिव विथ निगेटिव, कुछ है वही कह देते हैं निगेटिव विद इंटेरोगेटिव, ठीक है ना? तो इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव, और फिर WH इंटेरोगेटिव। ये 5 प्रकार हैं, वो प्रत्येक में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आप देखना कि एक टेंस अगर आपके समझ में आ गया, फिर दूसरे में कम समय लगेगा, फिर तीसरे में और कम समय लगेगा, फिर ज्यादा हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। तो आज यही ड्रॉप करते हैं। आप किसी भी किताब से थोड़ी प्रैक्टिस करना, और ये 10 जो बताए आपको वो जरूर याद करना और लिखना। बिना लिखे आप पूरा नहीं समझ पाओगे। फिर आपके पास एक ऐसी कॉपी हो जाएगी, ऐसा एक रजिस्टर हो जाएगा जिसको आप बार बार है वो दोहरा सकते हैं। तो ये आज अपना लेसन था। आपको ये लेसन कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और दूसरों को जरूर बताना कि जीएस हिंदी क्लासेज पर अंग्रेजी की क्लासेज है वो शुरू हो गई हैं, और जो आप बताओ वो बता देना कि भाई मेरी समझ में आया या ठीक समझ में आया, तो वो बता देना। नहीं आया तो आप कहोगे ही क्यों, ठीक है? फिर क्यों टाइम खराब करोगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जरूर बताएं सबसे। मैं ये मानकर चलता हूं कि एक स्टूडेंट है वो 10 को जरूर बताएगा, उसके जितने भी लाइजन में वो जरूर बताए, और उसको भी ये कहो कि तू भी 10 को बता। फिर अपन कहेंगे फिर आएगा पढ़ने का मजा। ये देखो आप, अंग्रेजी सीखने का भी अपना एक मजा है। आजकल अगर अंग्रेजी नहीं आई तो वो अनपढ़ ही है। अंग्रेजी तो हमें प्रत्येक चीज में चाहिए। फिर मैं आपको मॉडर्न इंग्लिश बताऊंगा कि आजकल जो यूज होते हैं, वर्ड्स यूज होते हैं इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश जो है हम मॉडर्न बनेंगे। लेकिन मॉडर्न कब बनेंगे?
अया मॉडर्निटी कोई काम की को नहीं, बल्कि नौकरी लगे डालने की बात ही क्यों हो रहा है, और नौकरी लगे तो सो क्यों हो जाओ, यानी सब कुछ सारी राहें वो खुल जाएंगी। तो आप अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, आपके जो चहेते हैं उनके लिए, फिर ये मान लो कि मेरे लिए पढ़ें। मैं बहुत खुश होता हूं अगर मेरा स्टूडेंट कोई पढ़ता है और पढ़ने की बात मेरे से पूछता है। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और हम वक्त वक्त पर जो है उसे निराश नहीं हो, उसके लिए मोटिवेशन के लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। और अपने माता पिता दादा दादी उनका सम्मान करना शुरू कर दें आज से ही। उनके आशीर्वाद से आप जरूर बन जाओगे। उनका आशीर्वाद लो, बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों का आदर करो और ढंग से बोलो, क्योंकि बोलना है वो एक कला है जिसको सीखो, आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने सब कुछ जान लिया होगा, और अब अपन कल है वो दूसरी से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।